Guys, in this video I am going to explain Article 20 of Indian Constitution which talks about protection in respect of conviction for offenses। मतलब जब आप कन्विक्ट होते हो, आपके पे जब प्रोसीडिंग चलती है, उन सब के रिगार्ड में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। मेनली 3 प्रोटेक्शन है, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। So Article 20 clause 1 deals with ex post facto laws. Ex post facto laws, which means out of the aftermath or retrospective effect of law. It means that no person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, nor be subjected to penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति क्राइम कमिट करता है, उसके बाद कोई नया लॉ आता है, तो उस नए लॉ के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई कोई पर्सन 2005 में कोई क्राइम कमिट किया है और उस क्राइम की एक सर्टेन पनिशमेंट है, एक सर्टेन कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह दे रखा है और इस तरह से उसको क्राइम माना जाता है 2005 में। तो उस पर्सन ने कर दिया 2005 में वो क्राइम कमिट। उसके बाद 2023 में एक नई गाइडलाइंस आ गई उस क्राइम को लेकर, या नया कोई अमेंडमेंट आ गया उस क्राइम को लेकर, जिसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई या उसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई उस क्राइम की। लेकिन इसकी जो 2005 वाला जो पर्सन है जिसने क्राइम कमिट किया है, उसका अभी तक केस चल रहा होता है, इसको अभी तक कन्विक्शन मिला नहीं है। तो अब जब 2023 में नया लॉ आ गया, तो इस नए लॉ के अकॉर्डिंग उसका केस नहीं देखा जाएगा उस पर्सन का जिसने 2005 में क्राइम कमिट की थी। 2005 में जो इस क्राइम को लेकर गाइडलाइंस थी, पनिशमेंट थी, उसी के अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट दी जाएगी। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कौन से होते हैं? जैसे मान लो लॉ आया 2023 में और वो 2005 के भी लॉ पे अप्लाई हो रहे हैं। नॉर्मली कोई लॉ को अच्छा लॉ तब माना जाता है जब वो प्रोस्पेक्टिवली वर्क करे, मतलब जिस दिन से वो लॉ आया उसके बाद से, उन्हीं सब के बाद से वो एप्लीकेबल हो। सो ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट करता है कन्विक्शन वगैरह के रिलेशन में। इसमें एक केस लॉ है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बोला गया था कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दे सकते हो। कब दे सकते हो? जब वो एक्यूज्ड है, उसके फेवर में कुछ हो रहा हो, मतलब बेनिफिट कर रहा है वो एक्यूज्ड को, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो। अगर जैसे उस पर्सन ने 2005 में क्राइम की थी और उसकी प्रोसीडिंग अभी 2023 तक चल रही थी, और 2023 में उस वो जो क्राइम किया था उस क्राइम में अमेंडमेंट्स होकर रूल्स चेंज हो गए, पनिशमेंट चेंज हो गए। अगर पनिशमेंट कम कर दी गई तो इसका इफ़ेक्ट दिया जा सकता है, अगर वो एक्यूज्ड के बेनिफिट में हो रहा है वो जो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे रिट्रोस्पेक्टिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और केस लॉ है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बोला गया था कि ओनली पनिशमेंट और कन्विक्शन के रिगार्ड में ही मिलता है एक पोस्ट फैक्टो लॉ। प्रोसीजरल कुछ चेंजेस आए तो नया प्रोसीजर लगेगा, वहाँ पे एक पोस्ट फैक्टो लॉज नहीं लगेगा। मान लो कि अगर कोई एविडेंस को कलेक्ट करने का प्रोसीजर चेंज हो जाए या फिर विटनेस के रिगार्डिंग कुछ चेंज हो जाए, तो इसमें तो वो चेंज हो जाएगा आपकी प्रोसीडिंग में। वो अगर 2005 में क्राइम हुआ और 2023 में अमेंडमेंट हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विच डील्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, जो कि बोलता है that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. So double jeopardy, it based on the common law maxim which is nemo debit bis vixeri। ये एक लैटिन मैक्सिम है which means that a man must not be put twice in peril for the same offense। Means no person should be twice punished and prosecuted upon the same set of facts if there has been a final decision of a competent court।
सो दिस रूल कंटेन्स द फॉलोइंग इसेंशियल्स। कुछ इसेंशियल्स है इसके, वो देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट इसेंशियल इज, सबसे पहला इसेंशियल इसका ये है कि जो पर्सन है वो एक्यूज होना चाहिए ऑफेंस का। सेकेंड इसेंशियल है इसका, जो प्रोसीडिंग हो रही है और जो प्रोसिक्यूशन है मस्ट बी टेकन प्लेस बिफोर अ कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। अब एक इसमें केस लॉ है, मकूब हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953। अब इसमें जो हुसैन है, उनका जो गोल्ड था वो कॉन्फिस्केट कर लिया गया था बिकॉज वो लॉ के अगेंस्ट था, समथिंग कस्टम अथॉरिटीज वगैरह ने। फिर इनके पे जब केस हुआ तो मकबूल हुसैन ने बोला कि ऑलरेडी मेरे पे एक बार, मतलब उन्होंने बोला कि ऑलरेडी मुझे एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है, मेरा गोल्ड कॉन्फिस्केट कर चुका गया है एक बार ऑलरेडी, तो आप दोबारा क्यों कर रहे हो, ये डबल जियोपार्डी हो रहा है। सो कोर्ट ने कहा कि जो कस्टम अथॉरिटी ने जो आपका गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, ये प्रोसीडिंग नहीं होती। प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, वो कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होना चाहिए, तभी वो अगर दोबारा होगा तो डबल जियोपार्डी माना जाएगा। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से अगर आप आए हो कोर्ट के अंदर तो फिर आपको अलग से सजा दे रहा है तो वो डबल जियोपार्डी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में एक बार ये हो जाना चाहिए डिसीजन, उसके बाद जब वो दूसरी बार आएगा तभी आप ये वाला डिफेंस ले सकते हो डबल जियोपार्डी का, इसको क्लेम कर सकते हो। सो थर्ड इसेंशियल बोलता है द पर्सन मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग। जो प्रीवियस प्रोसीडिंग है उसमें सज़ा मिल जानी चाहिए, उसमें एक्विट नहीं होना चाहिए। मतलब हमने जो अभी मैगजीन देखा उसमें बोला ना, नो नो पर्सन आउज टू बी ट्वाइस वैक्स्ड, तो पहली बार तो वैक्स्ड होना चाहिए ना, पहली बार पनिश्ड होगा तभी तो दूसरी बार की बात करेंगे। And fourth essential is that most important, the offense must be the same for which he was prosecuted and punished in previous proceedings. Okay? अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी क्या देखा, that double jeopardy mean no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. अब कोई पर्सन है, एक दो मर्डर किया, उसे सजा मिल गई, अब उन्हीं फैक्ट्स पे अगर कोर्ट में उसको वापस से सजा मिलेगी तो उसे डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन मान लो उन्हीं में नए फैक्ट्स आ जाए, कुछ नया फैक्ट आ गया, मतलब कुछ नया खुलासा हो गया उसी केस में, फिर वो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स नहीं रहेगा, वो ऑफेंस भी नया हो जाएगा, वो फैक्ट्स भी नया हो जाएगा, तो वहाँ पे डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन यहाँ पे हम लोग बात कर लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3, विच इज विच डील्स विथ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन सॉरी। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में प्रोटेक्शन देने के लिए। नीमो tenetur sipsum accusare, which means no man has to accuse himself। मतलब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप खुद को इंक्रिमिनेट करो। ओके, एक केस लॉ है जिसमें बताया गया था कि इसमें क्या क्या राइट प्रोटेक्टेड है। ओके, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र E Iyer 1954 सुप्रीम कोर्ट। So in this case, Supreme Court observed that the right under 20 clause 3 encompasses the following। फर्स्ट है जिसमें कि फर्स्ट है जो accused है ऑफेंस का, सिर्फ उसी के अगेंस्ट ये उसी के लिए अप्लीकेबल है। नंबर 2, ये प्रोटेक्ट करता है उसके अपने खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने से। अब ये बेसिक सा सोचेगा कोई कि कोई खुद के अगेंस्ट विटनेस क्यों देगा, तो एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूंगी। और लेट एज्यूम कोई एक बड़ा सा सेलिब्रिटी है, मान लो वो कार ड्राइव कर रहा था और उससे कोई एक्सीडेंट कॉज हो जाता है रफली ड्राइव की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से, और फिर वो क्या करता है कि अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम जाकर कोर्ट में विटनेस दो कि ये एक्सीडेंट तुमसे हुआ है और मैं बदले में मैं तुम्हारी फैमिली को 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी ये पैसे दूंगा, क्योंकि गरीब लोग पैसे के लिए कर लेंगे कुछ अपने परिवार के लिए कुछ भी, बट वो जस्टिस नहीं होगा अगर वो इंक्रिमिनेट कर लेगा अपने अगेंस्ट तो कि उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो इसलिए अगर कोर्ट में कोई
खुद को जाकर बोल भी दे कि मैंने ये क्राइम किया है, मैंने ये मर्डर किया है, मेरे से ये एक्सीडेंट हुआ है, जो भी खुद से इनक्रिमिनेट कर भी ले, तो भी उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको एविडेंस लाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ उसके बोलने से नहीं हो जाएगा कि उसने बोल दिया तो मान लिया जाएगा कि उसी ने क्राइम कमिट किया है। सो इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। ओके, थर्ड है इसका, it is a protection against such compulsion as relating to his giving evidence against himself। मतलब है कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस तो नहीं बन सकता और एविडेंस भी नहीं दे सकता अपने खुद के अगेंस्ट ऑन सेल्फ। ओके, और उससे एविडेंस ले भी नहीं सकते। ओके, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, जो प्रॉब्लम एक केस में डिस्कस किया गया, जो कि केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस Kathikalu EIR 1961 Supreme Court. So basically it was held by the Supreme Court that giving thumb impression or impression of foot or palm or fingers or specimens of writings or exposing body for the purpose of identification are not covered under Article 20 subclause 3। अब जब MP शर्मा केस में ये इंटरप्रेट किया गया कि विटनेस नहीं देना है और एविडेंस नहीं देना है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं ले सकते, हैंड राइटिंग का स्पेसिमेंट भी नहीं ले सकते, DNA सैंपल्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद के अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है अगर वो ऐसा कर रहा है तो लेकिन फिर क्या हुआ कि इस केस में स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू में बोला गया कि ये जो एम्बिट है ना टू बी विटनेस, इसको नैरो करो और ये जो फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग स्पेसिमेंट है, DNA एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनको अलाउ करो, इनको इंक्लूड करो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। तो इसको सबको अलाउ कर दिया गया इस केस के बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर, क्योंकि फिर तो हो ही नहीं पाएगा ना जस्टिस, जब फिंगरप्रिंट भी नहीं ले पाओगे, ब्लड सैंपल भी नहीं ले पाओगे, फिर कैसे करोगे प्रूफ। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का इतना ही एम्बिट रह गया है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन को, टू से समथिंग फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज रिलेटिंग टू द चार्ज अगेंस्ट हिम। ओके, सिर्फ उसके बोलने पे रह गया है। एक और केस है इसमें, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका EIR 2010 सुप्रीम कोर्ट। So in this case, it was held that compulsory polygraph, narco analysis, and brain mapping test amounts to testimonial compulsion and attracts protection under Article 20 Clause 3। और ये जो केस है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। ये जो नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस माना जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है। सो गाइज, दिस इज़ आवर आर्टिकल 20 इज़ कंप्लीट। आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग देखिए आर्टिकल 20 को, इसके तीनों क्लॉजेज को देखिए। इसका फर्स्ट क्लॉज जो कि डील करता है एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ से, और आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 डील करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी, एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 डील करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।